लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस और लोक व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब पब्लिक ऑर्डर में बदल जाती है तो ऐसे पुलिस के सामने क्या चुनौतियां आती हैं? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आप सबको इंटरेस्ट करे जानने का, बिकॉज आप इसे देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में, लेकिन उसकी बारीकियों को शायद आप में से कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। अगर आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएं, बीच में एक बिंदु डालें, उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाएं, फिर एक और सर्कल बनाएं, फिर एक और सर्कल बनाएं, तो केंद्र में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं डेविएंस। कोई बच्चा अगर नॉर्म से अलग बिहेव करता है, गाली गलौज करता है, या उसको आप बोलते हैं कि ये डेविएट बच्चा है। डेविएट के बाद जो सेकंड सर्किल आता है वो है ऑफेंस का। उस गाड़ी का आपका चालान होता है, वो ऑफेंस है, क्राइम नहीं है। क्राइम वो एक माइनर किस्म का वो डेविएशन है, उसको ऑफेंस बोलते हैं। उसके बाद का सर्किल है वो क्राइम का है, और क्राइम डिफाइंड है आईपीसी में और उसके लोकल स्पेशल लॉज में क्राइम डिफाइंड है। क्राइम के बाद का जो सर्किल है उसे लॉ एंड ऑर्डर सर्किल कहते हैं। जब बनी बनाई कानून व्यवस्था चरमराती है या गिरती है सड़क पे, तो उसे आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तक तो स्थिति एक तरह की नॉर्मल है। उसके बाद एक पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन होता है लास्ट में, और पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन वो होता है जिसमें कंप्लीट 1984 का राय, या फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस जब मिला तो जो पूरे कंट्री में एक तरह का उथल पुथल हुआ, वो ये पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन में यूज ऑफ फोर्स का जो पावर है सरकार का, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर में तो फिर भी आप मिनिमम टू मैक्सिमम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ऑर्डर में डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ भी लोग जाते हैं। आप कहेंगे ये मिनिमम मैक्सिमम क्या है? मिनिमम जो फोर्स का इस्तेमाल स्टेट के पास है वो है गैस, टीयर गैस। आजकल टीयर गैस का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म भी आ गया है, आप वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, ये सब मिनिमम है। उसके बाद लाठी चार्ज है, लाठी चार्ज के बाद आपको फायरिंग है। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इसीलिए आप देखेंगे अगर बड़ा कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया और कमीशन ऑफ इंक्वायरी जब बैठती है, तो जो कमीशन वाले हैं वो इन्हीं सवालों को आपसे पूछते हैं कि क्या आपने फोर्स का इस्तेमाल डिस्प्रोपोर्शनेटली तो नहीं किया, क्या आपने जो इस्तेमाल था उसकी जो ड्रिल है फॉलो किया कि नहीं किया, और उस पर अगर वो खड़े नहीं उतरते हैं तो कई बार उनको परेशानी होती है, कई बार उनको सजा भी होती है। तो ये है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक ऑर्डर में डिफाइंड नहीं है, लेकिन बहुत सा अफसरों का मानना है कि उस तरह की जहां आगजनी हो गई, एक दूसरे को लोग गोली मार रहे हैं, रोड पे कंप्लीट लॉलेसनेस है, वहां पर यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द मैक्सिमम यूज ऑफ मैक्सिमम फोर्स व्हिच इज फायरिंग। अफसरों को कई को हिम्मत नहीं होती है फायरिंग का को रिजॉर्ट करने का, लेकिन उस तरह के सिचुएशन में इन एक्शन से अच्छा है कि आप एक्शन जाएं और उसमें एक आदमी भी मरा और 1000 आदमी की जान बच गई, वो इंटरेस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में ही आप वो करते हैं। वो बड़ा थिन लाइन होता है, कई बार एरर ऑफ जजमेंट में आप फंसते भी हैं, लेकिन दैट्स द रिस्क व्हिच लॉ एनफोर्सर्स हैव ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। मेरा सवाल श्री दुबे सर से है कि सर जिस तरीके से नए कानून में मुकदमों में जल्द ट्रायल, अपील और इसके फैसले पर जोर दिया गया है, और पुराने मुकदमों में फैसलों के बगैर नए मुकदमों पर जल्द फैसले से जजों के सामने कई चुनौतियां भी आ रही हैं। और ये सवाल आपसे इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आपने एक किताब भी लिखी है, इंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, जो आपने जो किताब लिखी है उसमें
जो आपने बताने की कोशिश की है वो तो आप जरूर बताइए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सवाल है उस पर भी आप फोकस कीजिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्यायिक व्यवस्था जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल अपीलेट फोरम की बात करती है। और भारत की न्यायिक व्यवस्था में कहते हैं कि जब तक आखिरी अदालत से फैसला नहीं हो जाए तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। वो आखिरी अदालत कई बार बहुत हीनियस क्राइम्स में आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। रिसेंट एग्जांपल आते हैं निर्भया के केस में देखा कि कैसे लॉ का यूज भी करिए, अब्यूज और मिसयूज भी उन कैंडिडेट्स को बचाने के लिए जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव खारिज होती थी तो क्यूरेटिव के अगेंस्ट मर्सी लगती थी। साइमल्टेनियसली जबकि एग्जीक्यूट करने का बेसिक प्रिंसिपल है, जितने उस केस में को एक्यूज को एक साथ ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक तो ये व्यवस्था हो गई, और उसी व्यवस्था में चूंकि 1860 में लॉर्ड मैकाले ने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के बेसिस पर हम भारतीयों को रूल करने के लिए दंड के सिद्धांत पर अपनी कन्वीनियंस के लिए कानून बनाया था, जो आजादी के बाद भी संविधान के एडॉप्शन के बाद भी भारत में 75 वर्षों तक के लिए वो चलता रहा। उसी में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को समय समय पर जो बढ़ाने की बात थी वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो, लेकिन उस प्रपोर्शनेट में नहीं बढ़ा जिस प्रपोर्शनेट में जनसंख्या बढ़ी और जिस प्रपोर्शनेट में अपराध बढ़े और जिस प्रपोर्शनेट में अपराध आधुनिक होते चले गए क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई। लिहाजा हुआ क्या, अदालतों के सामने, जजेस के सामने, लॉयर्स के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने, सबके सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे हम इसको रिजॉल्व करें, और उसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती चली। द मीन टाइम चूंकि हम 75वां संविधान को बना रहे हैं अपने एडॉप्शन का, तो एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स का एक विजन था, वो विजन था नया कानून अपने हिसाब से। कानून देखिए, मर्डर की डेफिनेशन मर्डर की रहेगी, रेप की डेफिनेशन रेप की रहेगी, लेकिन कानून औपनिवेशिक काल का अंत होना इसलिए जरूरी था कि वो दंड के सिद्धांत पर आता है और न्याय के सिद्धांत पर एक डॉक्ट्रिन की जरूरत थी, तो आया। तो पुराने कानून में और नए कानून में हुआ, जब पुराना कानून खत्म हुआ, डीएनएस आया, डीएनएसएस आया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, तो ये कहा गया कि जो पुराने कानून चलते रहेंगे वो पुराने कानून का जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर तो वही फॉलो होगा, लेकिन अगर अपीलेट रिवीजन की बात करेंगे तो आप उसको जो अभी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जजेस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, लॉयर्स इतने भी हमारे देश के सक्षम हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी न्याय प्रणाली को कॉप अप कर जाते हैं, लेकिन है क्या कि चूंकि टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लगातार उस पर डिस्कशंस, डेलिबरेशंस होते जा रहे हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस का भी बयान आपने सुना, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से पैरालीगल अथॉरिटीज, सर्विसेज, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और तमाम जो साथ में सहयोगी संस्थाएं हैं उस प्रचुर मात्रा में नहीं होने की वजह से तो जो रिपोर्ट्स थी वो अदालतों में देर से आने शुरू, चाहे जीक्यूडी की ओपिनियन कह लीजिए, फॉरेंसिक साइंस की ओपिनियन कह लीजिए, और रिपोर्ट्स जो उसके साथ लगी हुई है वो कह लीजिए, उससे पेंडेंसी बढ़ती चली। अब इस नए कानून की तरफ आते हैं। पहले के जैसे मैंने कहा कि मैंने किताब लिखी है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज फ्रॉम विजन टू एक्शन। विजन टू एक्शन इसलिए कि विजन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर के मेंबर्स ने 389 मेंबर्स ने देखा, उसको अब जाकर के इंप्लीमेंट किया गया। जबकि एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 77 बार क्रिमिनल लॉ में संशोधन हुए, लेकिन एक ऐसा कानून नहीं बना देश में जो यूनिफाइड हो, टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, ब्लैक मनी जो देश में आ रही है, जो डिस्टेबलाइज कर रही है, जो व्हाइट कॉलर ऑफेंस, क्रिएशन ऑफ करप्शन एक्ट बन गया, कोटा बन गया, टाटा बन गया, तमाम अलग अलग ऑफेंस को बन गए, लेकिन एक ऐसा कानून नहीं बना। तो जो बीएनएस आया, मैं समझता हूँ कि जुलाई से लागू हुआ, तो इसका असल लिटमस टेस्ट आगे डिसाइड होगा, उसमें इन बातों को डिफाइन किया गया। पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था तो उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया, प्लस उसके बाद बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है न्याय व्यवस्था में हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी। तो पहली अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होती है? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की, क्रिमिनल लॉ में पुलिस की।
तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, मान लीजिए पुलिस ने शैडी इन्वेस्टिगेशन किया, रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया, गलत तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट करके एक निर्दोष को फंसाया, तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? अभी तक का था तो बड़ा लचर सा, अभी आप कॉम्पनसेशन में जा सकते थे, रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मान लीजिए किसी को किसी प्रोटेनियन एक्ट में फंसा दिया, बाद में अदालत ने कहा कि नहीं भाई उसको गलत फंसाया, जैसे विष्णु तिवारी का केस की 20 सालों तक SC/ST केस कैटेगरी झेलते रहे, दरोगा जी भी फंसाए, जज साहब भी फंसाए, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गलत फंसाया आपने इनको रेप में, ड्रैकोनियन एक्ट में। तो अब वो आए तो रेमेडी क्या हो? डरे कैसे कि पुलिस गलत करे तो पुलिस कैसे डरे? तो इसके लिए कहा कि आपको समयबद्ध मैनर में इन्वेस्टिगेशन करना है, और नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब दूसरा सवाल आता है जुडिशरी का, हमारे जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी। जज साहब ने मान लीजिए फैसला दे दिया जो परवर्स है, आर्बिट्री है, और जो तथ्य है उन तथ्यों के विपरीत है, तो जज साहब की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो? तो जज साहब की अकाउंटेबिलिटी की बातें भाई नहीं, आपको फैसला तो आप दे सकते हैं लेकिन समयबद्ध मैनर में देंगे ताकि उस व्यक्ति को अपने अपीलेट फोरम में निर्दोष होने का या दोषी होने का जो प्रावधान है वो समयबद्ध मैनर में पूरा कर सके। तो उस डॉक्ट्रिन की बात है। तीसरी बात है कि हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं जो जांच में सहयोग कर रही है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जैसे, तो किसी राज्य में नहीं है तो दूसरी जगह जाने के लिए जो बड़ा पेचीदा कानून है, उसके उन्होंने कहा कि अगर इस राज्य में अगर कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं तो आप उस बगल वाले राज्य से भी ले सकते हैं, जो यूनिफाइड लॉ है। तो एक एडवांसमेंट हुआ। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो रिसेंट इश्यूज देखिए, टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों में बैठकर हमारे माइंड को कॉलोनाइज करने लगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशंस के नाम पर हमारे यूथ को बरगलाने लगी। और जब कभी भी हमारी एजेंसीज ने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए भारत की कानून व्यवस्था हम क्यों माने? भारत का अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल, मीडिया चैनल ऐसा कर रहे तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो फिर उसमें इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आई। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है। जैसे ही इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आई तो आपने ट्विटर, जैक डोर्सी और यूट्यूब और फेसबुक, मेटा, उनको जैसे ही आपने कहा भाई आपको रेडरेशनल ग्रीवेंस ऑफिसर भारत का ही बनाना पड़ेगा ताकि ओरिजिनेटर जो ये फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं जिससे समाज में रिफ्ट पैदा हो, उन मैसेजेस को रोकने के लिए there has to be some accountability, there has to be a person who should be accountable because you are an agency registered outside this country. तो उन्होंने कहा रेडरेशनल ग्रीवेंस ऑफिसर बना दिया। अब जैसे ही आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब फिर हमारे पास डॉक्ट्रिन का अभाव आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डील करें। फिर डीप फेक आ गया, डीप फेक में किसी की वॉइस क्लोन करके और फिर डिजिटल अरेस्ट आ गया। तो ऐसी जैसे जैसे लॉ इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे क्राइम इवॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से हमारे पास डॉक्ट्रिन इवॉल्व नहीं हो रही है। और डॉक्ट्रिन मान लीजिए बन भी गया, कानून बन भी गया, तो रिफॉर्मेटिव हमारी फोर्स उतनी नहीं है। तो इन सब के हिसाब से एक सामंजस्य और तालमेल दिखाने के लिए एक कानून आया। अब आने वाले दिनों में जैसा मैं कह रहा हूं तय होगा। अब ऐसे समझिए एविडेंस लीड करने का, उसको प्रूव करने का एक प्रोसीजर है कानून में। अब वो हमारा 1927 का है, जिस समय इंटरनेट नहीं था, जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे। अब उनके लिए क्या हुआ, आपने एक धारा बढ़ा दी, धारा 65B, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको प्रूव कर सके। तो उसके लिए फिर इसमें परिवर्तन आया। फिर मेरा बड़े आदर के साथ कहना है कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री में, एक ऐसा देश जो निरंतर हर रोज तरक्की कर रहा है, वहां जेलों में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या क्यों बढ़ रही है? जेल ओवरबर्डन्स क्यों हो रही है? जेलों में संख्या के अनुपात से उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है अपराधियों की, या कहिए मतलब एक्यूज्ड पर्सन की, आरोपियों की? इसका मतलब कि हम
प्रोग्रेसिव पार्ट में जो हमारा प्रोग्रेसिव लोगों का सहयोग होना चाहिए, सहयोग कम पड़ रहा है। भाई देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, हम तरक्की करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से अपराध भी कम होना चाहिए। क्यों अपराध कम होना चाहिए? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कानून से डरता है, भय होता है, लेकिन अंडर बिजनेस की संख्या बढ़ रही है, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इन सबको देखते हुए जनसंख्या का अनुपात तो बढ़ रहा है, इन्फिल्ट्रेटर्स भी बढ़ रहे हैं। दे आर मोर देन हैप्पी टू बी इनसाइड द जेल बिकॉज़ दे आर गेटिंग फूड 3 टाइम्स अ डे। बट इफ वी आर इग्नोरिंग that what is the real problem which is lying behind and not discussing it, that is the issue which needs to be addressed. इसलिए संख्या जो जिस हिसाब से माने जिस अनुपात में बढ़ रहा है, अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, प्लस कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जिनका काम ही है कि भाई अगर एक बार स्टे हो गया सिविल मैटर में तो बढ़ाते जाना है, ट्रायल स्टे हो गया एक प्रकार ने तो उस मुकदमे को बढ़ाते जाना, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का भार बढ़ा, इधर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भार बढ़ा। ये सब चीजें में इन कारणों पर, इन कारकों पर, इनके निवारण पर जब तक विचार करके और सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये संख्या बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। पाठक सर, आपसे सवाल है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है। बाबा का बुलडोजर एक्शन की तैयारी, ऐसे भी ये हेडलाइन देखने में तो अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन कितनी न्याय संगत है आज के हिसाब से देखें तो, और खास करके एक्सक्लूसिव के चक्कर में हम जिस तरीके से इधर उधर जो पल मारते हैं ना, वो कितना आज के समय में खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। एक तो प्रभाष साक्षी का बहुत आभार हृदय से प्रकट करता हूँ और अपने साथी परेश को सुन रहा था। आजकल जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजों को ना सीखूं, न सीखने की परंपरा की शुरुआत करना, उसको कहते हैं अनलर्न करना। अश्वनी जी की बात से मैं यहाँ एक उद्धृत करता हूँ, आपके मुंह से बात कराऊंगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडया। 18 पुराणों के ज्ञान का सिर्फ एक ही मतलब है कि दूसरे के उपकार करने में पुण्य है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में पाप है। सिर्फ अगर इसी भाव को आप जान लें, समझ लें, तो इसी धरती पर एक पलाऊ देश है, नीदरलैंड देश है, कोस्टारिका है। नीदरलैंड ने 2018 में अपने यहाँ प्रिजन को बंद कर दिया, जेल ही खत्म कर दी, क्योंकि उनके यहाँ अपराध हो ही नहीं थे। 19 अपराधी बचे थे, उनको कहा कि भैया करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने उस विषय पर काम किया जिससे अपराध न, अपराध जब होगा ही नहीं तो काहे का अपराध, काहे का जेल, काहे का कानून। इस दिशा में हमारे यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकता है, वरना 140 करोड़ के देश को कितनी कानूनें बनाएंगे, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर वो कानून डिजिटल लॉ, अभी टेलीविजन के लिए अलग लॉ, प्रिंट के लिए अलग लॉ, इतने लॉज आएंगे, इतने ट्रिब्यूनल बनाने पड़ेंगे कि आपसे संभाले नहीं समझे। इसलिए और भारत को ये लीड लेना पड़ेगा। जिस भारत की फिलॉसफी ये थी कि पाप करना नहीं है, पीड़ा पहुंचानी नहीं है, तो हमसे अपराध होगा नहीं, अपराध नहीं होगा तो हम स्वच्छंद तरीके से जी सकेंगे बिना अपराध के। ऐसे मुक्त समाज को हमने कानूनों के घेरे में ला करके, ये बात सही है कि उसके बाद भी पाप तो होता ही है, अपराध तो होता ही है, मानवीय प्रवृत्ति है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब आपका मूल सवाल जो था उस पर मैं आ रहा हूँ, क्या सवाल था आपका, एक बार दोहराएंगे? ये एक बार दोहराया आप? हाँ सर, सवाल ये था हाँ। कि ये बुलडोजर एक्शन की तैयारी, बाबा का बुलडोजर, ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये पत्रकारिता में इतनी न्याय संगत है आज के समय में कि देखने में तो अट्रैक्टिव है, लेकिन न्याय संगत कितनी है?
ये बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। बाबा का बुलडोजर, देखिए जब कहते हैं कि अपराध जब हद से गुजर जाता है तो इस तरह करना पड़ता है। ये एक पॉलिटिकल इशू है और आप सभी जानते हैं, मैं इस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। बाबा का बुलडोजर क्यों हो रहा है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी है, आउट ऑफ बॉक्स भी है। जितना बुलडोजर चलता नहीं है उतना दिखाया जाता है, ये अतिशयोक्ति है और मैं इसके खिलाफ हूं। मीडिया को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मीडिया को संयमित रहना चाहिए, मीडिया को कानून का पालन करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, लॉलेसनेस हो जाएगा और कोर्ट के शरण में आना चाहिए और कोर्ट के इसके लिए प्रतिबंध लगाए हुए। लेकिन एट द सेम टाइम जो इकबाल कहते हैं, यहाँ हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, बिना इकबाल के, बिना वर्दी के खौफ के अपराध रुक भी नहीं सकता, प्रशासन के खौफ के अपराध रुक भी नहीं सकता। मैं तो नोएडा शहर में रहता हूँ और उस जगह रहता हूँ अभी, जहाँ 5 साल पहले जाने में मैं बहुत दिक्कत से जाता हूँ, इसे किसी से छिपा हुआ है। लेकिन आज नोएडा में मुझे 2 बजे रात में भी मैं स्वच्छंद रहता हूँ। ये एक साइकी है, मेरे मिजाज को उन्होंने पढ़ लिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने से मेरा मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, जनता के मिजाज को एडमिनिस्ट्रेशन ने पढ़ा कि उन्हें प्रोटेक्शन फिजिकली हो ना हो, पुलिस मिले ना मिले, लेकिन उनको एहसास हो कि कोई पीछे खड़ा है और अगर हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो इसका बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, इसका बहुत क्रूरतम एक्शन होगा और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो भाव उन्होंने जनता के मस्तिष्क में दिया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मीडिया को बहुत ही संयमित तरीके से रिपोर्ट को करना चाहिए और अगर मीडिया से आपका सवाल है तो मैं आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग ऑलवेज, आप अगर बहुत ज्यादा कोई भी बात करेंगे, अति जो है वो गलत है, उसको मैं गलत की श्रेणी में रखता हूं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखें, पॉलिटिकल एंगल से देखें, तो मैं समझता हूं कि बाबा का बुलडोजर बिल्कुल कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। हाँ, ये जरूर देखा जाना चाहिए कि कहीं बाबा का बुलडोजर ऐसा ना हो जो स्वयं न्याय का उल्लंघन करने लगे। तो न्याय के दायरे में अगर आप बुलडोज करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपका जो इशू है वो है इकबाल बहाल करना, ये समझ पैदा करना कि प्रशासन शक्तिशाली है और जो अपराधी नहीं है उसको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, जो अपराधी है उसको विचलित होने की आवश्यकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्राथमिकता होती है और इस लिहाज से वो अपनी जगह सही है। मीडिया को अपनी प्राथमिकता, मीडिया को अपना आदर्श, मीडिया को अपना चरित्र बहाल करके चलना पड़ेगा। धन्यवाद सर। मेरा उदय साहिब सर से सवाल है कि मोदी ने कहा कि सत्य और न्याय की स्थापना मार्कंडे ने की थी, यह इन नए कानूनों का आधार भी है। ऐसे में अब 3 नए क्रिमिनल लॉ के जरिए न्याय के नए अध्याय की शुरुआत तो हो गई। नए कानूनों में पुलिस की हिरासत की अवधि में बढ़ोतरी जैसे नियमों से पुलिस उत्पीड़न के मामले और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों पुलिस किसी सरकार के हथियार बनकर रहती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने रेज किया है। और अंडा पहले या मुर्गी, ये सदियों से इसकी चर्चा होती रही है। व्यूज, परसेप्शंस भी अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आशुतोष जी ने भी ये बात उठाई कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर मन में नहीं है, हमारे यहाँ कई बहनें बैठी हुई हैं, दिल्ली शहर में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी का सेंस महिलाओं में मैंने देखा है। और ये केवल गरीब महिलाओं में नहीं है, जो भी महिला डीटीसी बसों में चलती है, जो महिला मेट्रो में चलती है या उस तरह के माहौल में रहती है जहां पर बड़ा, जिसको इंडस्ट्रीट लाइफस्टाइल कहते हैं, वो है, तो शी सफर्स। और ऐसा नहीं है कि हर को एक क्राइम का डिफाइंड दायरे से गुजरना पड़ा हो, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर आप सर्वे करें तो मुद्दा नंबर 1 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये होना चाहिए। अगर आप नजर डालें नजदीक से तो क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या आम आदमी पार्टी, किसी के एजेंडा में
ये प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर आधी आबादी की ये दिक्कत है तो उसको एड्रेस कौन करेगा? उसको एड्रेस ये पॉलिटिकल पार्टी करेगी अपने एजेंडे में डाल के, फिर पॉलिसी बना के, फिर उसके एग्जीक्यूशन से। तो कहीं ना कहीं वो मैं बुलडोजर से भी इसको लिंक करता हूँ कि अगर कुणाल माडल नाम के व्यक्ति ने एक समय किताब लिखी कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट, उसको किसी और ने दूसरे शब्दों में नवाजा कि ये बनाना रिपब्लिक है। क्या कह रहे थे? कह रहे थे ही कि कानून तो यहाँ बहुत है, यहाँ उसका इन्फोर्समेंट नहीं। चाइना के रास्ते हम नहीं जा सकते क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, बट हमारे यहाँ वाद विवाद और डिबेट के बाद ही कुछ कानून बनता है, और उसका जो एक्सक्यूशन है उसमें भी वही मेजर दिक्कतें उसके जड़ों में समाई होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट को के इम्पोर्टेंस को एक समझने लगे। अब लोग कहेंगे कि मैं आंकड़ों को देख रहा था आने के पहले, क्योंकि आपने वही सब्जेक्ट हमें बताए थे। 3 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन की बात हुई, और मैं देख रहा था कि इसमें कौन कौन से मेजर क्रिमिनल्स थे जिनको घरों को तोड़े गए। पहली बात तो हमने ये देखा, और मुझे लगा कि उसमें अगर समुदाय विशेष की तरफ अगर आप नजर डालें तो ये बात सही है कि उसमें अधिकतर वो क्रिमिनल्स थे जो एक माइनॉरिटी से आते हैं, लेकिन उसी में दुबे जैसे वैसे भी क्रिमिनल थे जो हिंदू थे। तो वो एक मिक्स्ड बैग था। वो ऐसा नहीं था कि केवल मुसलमानों के अगेंस्ट में ये एक्शन था। सवाल है हिंदू हो या मुसलमान, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस अभी इशू की, उस गाइडलाइन में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है, ये नहीं कहा है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। उन्होंने केवल कहा है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको आप एक आधिकारिक और पुख्ता ढंग से इम्प्लीमेंट करें और ये एक्शन लें। स्टेट पहले भी था, इन्फोर्समेंट उसका नहीं था, लेकिन उसको दोहराया है, उसमें इजाफा किया है। हमारे लॉयर कोलीग हैं, फ्रेंड हैं, वो उसको प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसको उन्होंने दोहराते समय ये कहा है फिर से कि पब्लिक लैंड, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो पानी में हो या कहीं भी हो, उस पर ये गाइडलाइंस काम नहीं होते, अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप उन आंकड़ों को देखें तो अधिकतर जो डिमोलिशंस हुए ये पब्लिक लैंड के इंक्रोचमेंट पे ही हुए। और ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल हैं और आपका कोई घर द्वार नहीं है या झोपड़ी में रहते हैं तो घरों को तोड़ने की कोशिश हुई है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरह के घरों को तोड़ा गया। लेकिन पॉलिटिकल चश्मे से आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा, एक समुदाय विशेष पर ये खास तरह का अटैक है। लेकिन अगर इन्फोर्समेंट ही नहीं होगा तो इन्फोर्समेंट ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है, आज भी नहीं कहा है, ये गलत कोई भी किसी के दिमाग में है तो वो निकाल दें। उन्होंने कहा है कि ये मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म एक गाइडलाइन की तरह वो करें, उसकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करें, वो जज ना मान जाएगा, ड्यूटी दोनों ना मान जाए। तो इसको दिमाग में रखते हुए दूसरी बात है, पब्लिक लैंड पे कोई इन्फोर्समेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है ये गाइडलाइंस उस पर अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब जो इकबाल की बात हमारे दोस्त आशुतोष उठा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी भरोसा है, मीडिया का भी भरोसा है, और एक जो लॉ अबाइडिंग जितने सिटीजन्स हैं हमारी महिलाओं के साथ साथ उन सबको भरोसा है कि स्टेट के पास ये जो आपने लेजिटिमेट पावर दिया है टू यूज फोर्स। फोर्स में एक नैरो डेफिनेशन तो है कि लाठी फोर्स है, टीयर गैस फोर्स है, बंदूक चलाना फोर्स है, लेकिन यूज ऑफ बुलडोजर भी उसी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप इनोसेंट आदमी का कोई बुलडोजर से तोड़ा जाता है वो गलत है। और आज के डेट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में बहुत साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ
तो कंसर्न ऑफिसर को के पॉकेट से ही, उसकी सैलरी से ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक तरह का उससे डर भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के दिमाग में बैठी है कि आप यार मुझे मार, हम क्यों ऐसा करें, ताकि मेरी नौकरी पे खतरा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप उस एनफोर्समेंट पर आपका भरोसा हो गया, तो फिर आपके पास कौन सी एजेंसी है जो इसको, या स्टेट के पास कौन सी एजेंसी है जो उसको एनफोर्स करेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपसी विश्वास और आपसी कोऑपरेशन की जरूरत है, और वो होगा तभी वो इकबाल भी दोबारा कायम होगा। और ये जो मैं वुमेन्स इनसिक्योरिटी की बात कर रहा था, मैं एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इस बार एजेंडा देख रहा था, कहीं भी जीरो टॉलरेंस टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है। इस इशू को हम लोग पिछले 3 साल से उठा रहे हैं कि क्यों नहीं रेप के अलावा ऑनलाइन एफआईआर की शुरुआत हो, जो कि दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है पेटी ऑफिसर्स के लिए, मॉलेस्टेशन है, ईव टीजिंग है, साइबर चेजिंग है। इस तरह की करीब 1 दर्जन तरह के कानून हैं जो महिलाओं को रोज परेशान करते हैं। कुछ डायरेक्ट परेशान होती है तो सुन के वो स्पीयर पे जाती है। अगर वो है तो क्या है जो हमारे इस हमारे समाज को रोकता है उसको एजेंडा ऊपर रखने में। मैं ये सवाल छोड़े जाता हूँ जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, उनके लिए कि आप सोचिएगा कि कहीं ना कहीं अगर आप ये करते हैं और पॉलिटिकल जो आउटकम होने लगा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, आप देखेंगे कि ये जो आधी आबादी है और शांत ढंग से और बिना ढोल बजाए अपना वोट कास्ट करने लगी। अगर आपने नहीं किया तो आपके अस्तित्व पे भी पॉलिटिकली खतरा है, और इसीलिए खतरे की घंटी भी आपको जरूर सुनाई देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।